आज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो सिस्टम होंगे जहां पर ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा और मेटालिक पार्ट भी होगा। तो मेटालिक पार्ट जब हम कहते हैं तो तुरंत कुछ मेटल्स हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। और जब ऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में एल्केन है, एल्काइंस है, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स हैं, तो एरोमेटिक सिस्टम है, साइक्लोएल्किल सिस्टम है। तो ऑर्गेनिक और मेटालिक सिस्टम जहां पर एक साथ प्रेजेंट है वो कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो हम लोग इस सिस्टम को आज देखेंगे और इसमें अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आपके सामने ये जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम किन चीजों पर ध्यान रखेंगे, किन किन चीजों के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जब भी कोई चैप्टर हम उठाते हैं, तो हमें जरूर ये एक प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ें, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्योंकि हम लोग तो केमिस्ट्री के हैं, तो यहाँ पर हम की मतलब क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इस कंपाउंड की। तो सबसे पहले कि मतलब क्या है, किस तरह के कंपाउंड्स हैं, उनका क्या नेचर है, किस तरह के रिएक्शंस वो शो करता है, उसकी क्या स्टेबिलिटी है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे एक एक करके। तो कि क्या, क्यों पढ़े, उसके किस तरह के कंपाउंड्स हैं, किस तरह का नेचर है, किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है सिंथेसिस के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की रिएक्शंस है। तो सबसे so compound is containing carbon metal bond. So what is this? Is the carbon metal bond, the bond which is CM. C means the organic part and M is the metallic part. So those compounds having carbon metal bonds are known as organometallic compound. Now here the carbon part is organic part. Carbon part is organic part and M stands for metal. एंड ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या हो सकता है, तो ये एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने आ रही है, देखें आप। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जब मेटल्स पे आते हैं तो कुछ मेटल्स जो जनरली यूज होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के, उसकी एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने है। अगला सवाल उठता है कि ये जो कार्बन मेटल बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, कार्बन मेटल बॉन्ड का नेचर क्या है। तो आप क्या देखते हैं कि जो कार्बन मेटल बॉन्ड है उस पे कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और मेटल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कार्बन नेगेटिवली चार्ज सिस्टम है और मेटल पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है। कार्बन का बिहेवियर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। मेटल का बिहेवियर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो नेचर कैसा होगा इसका, आयनिक। अब इसी के लिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आपके सामने आ रही है कि आयनिक परसेंटेज से किस तरह से आप तय करेंगे कि कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है। तो अब ये स्लाइड आपके सामने आई, एक टेबल आपके सामने है और उसमें आप क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का किस तरह से बदल रहा है। तो देखिए आप, सोडियम पोटेशियम का सिस्टम, सोडियम लिखा है लेकिन सोडियम पोटेशियम का सिस्टम अगर है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। जब वही सिस्टम आपका लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक होता चला जा रहा है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर घटते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बदलेंगे वैसे वैसे कंपाउंड की रिएक्टिविटी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर सोडियम और पोटेशियम है then the percentage ionic character is very high। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हाई है तो नेचर इसका होगा क्या, दिस इज अ वेरी पावरफुल बेस और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है इस वजह से ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है वाटर से। तो इस वजह से सोडियम और पोटेशियम से रिलेटेड कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक सिस्टम में हम लोग नहीं पढ़ते हैं।
हम नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो फिर किस तरह के कंपाउंड हम यूज करेंगे? तो उसका आपके पास जवाब है कि लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। तो ये जो कंपाउंड है इनकी पार्शियली आयनिक नेचर है, और पार्शियल आयनिक नेचर होने के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी ईथर में देखी गई है। तो चाहे वो लिथियम कंपाउंड हो, मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स having partial ionic character. The percentage is already given. Lithium है तो 60%, magnesium है तो 52%, aluminium है तो 40%, zinc है तो 38%। तो यहाँ पर ये कंपाउंड सिंथेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है कंपाउंड्स का। आगे आइए, अब कौन सा सिस्टम आया? लेड, कैडमियम, टिन, कॉपर और मरकरी का। लेड, कैडमियम, टिन, कॉपर और मरकरी का। तो उसमें आप क्या पाएंगे? तो पा क्या रहे हैं आप कि ये जितने सिस्टम हैं ये कोवेलेंट हैं। कोवेलेंट होने की वजह से ये वोलाटाइल हैं और ये इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, दे आर स्टेबल इन एयर। तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? तो आंसर है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो एल्किल मैग्नीशियम सिस्टम की है, एल्किल लिथियम सिस्टम की है। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में और सिंथेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसका हम इथीरियल सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम और एल्किल लिथियम कंपाउंड्स आपको देखने हैं, जो आप यहाँ देखेंगे। तो वो आगे आएंगे आपके सामने, लेकिन एक प्रश्न जो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ें। तो मेरा तो अपना सोचना रहता है कि स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ आए और पढ़े और चले गए तो वो बहुत ठीक नहीं है। आप जाने भी कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका जवाब है आपके पास कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ही ऐसा ऐसे ऐसे नेचर के कंपाउंड्स हैं जहां पर हम आसानी से जो हमारा एल्किल ग्रुप है उसको न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में पाते हैं और जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो दो ऑर्गेनोमेटालिक सिस्टम है, मैग्नीशियम और लिथियम का, जिसको आप यहाँ देखेंगे, तो वो सिंथेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसमें कि आपकी एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स a large variety of synthesis takes place with the help of organolithium as well as organomagnesium compound. अब हम लोग मैग्नीशियम कंपाउंड पे पहुंच रहे हैं। तो अब आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड्स, नाम से ही देखिए कुछ चीजें जैसे आप पढ़ें और आपको तुरंत लगे कि हाँ ये क्या है। तो ऑर्गेनिक है, मैग्नीशियम भी है और हैलोजन भी है। तो इसको आप कह सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहीं लिखा है, कहीं आप देख रहे हैं तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, दिस इज ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहा गया? तो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है जिसको जिन्होंने ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की सिंथेसिस की और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से ऑनर किया गया था। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कैसे सिंथेसिस करेंगे? तो इसकी सिंथेसिस भी बहुत सिंपल है कि एल्किल हैलाइड को लेते हैं मैग्नीशियम के साथ, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और जो सॉल्वेंट यूज करते हैं तो सॉल्वेंट होगा आपका ईथर। सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ लिखा है ईथर, और इथीरियल सॉल्यूशन बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ईथर हम यूज कर रहे हैं, और वो भी कैसा ईथर होगा? ड्राई। कैसा ईथर है आपका? अल्कोहल फ्री ईथर। क्या हम सिर्फ ईथर यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। आप ईथर की जगह टर्शरी अमीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन और डाइमेथिल ईथर ऑफ इथाइलिन भी यूज किया जा सकता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज किया जा सकता है इस सिस्टम की सिंथेसिस के लिए। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सॉल्वेंट है जिसको यूज करते हैं, और इस केस में देखा ये गया कि जब हम THF यूज करते हैं तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की तरफ बढ़ जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड्स जो मुश्किल से तैयार होते हैं, जो आसानी से नहीं बन पा रहे ईथर में, तो हम सॉल्वेंट को चेंज करके भी आसानी से उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, तो देख रहे हैं आप कि नॉर्मेंट
ने प्रिपेयर किया था विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड को THF के साथ, क्योंकि विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड की सिंथेसिस विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं तो वो आसानी से नहीं बनता है। इस वजह से हम सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं, THF। सॉल्वेंट चेंज कर दिया गया, अब सॉल्वेंट हो गया THF। तो सॉल्वेंट के वेरिएशन के साथ साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो सिंथेसिस हो रही है वो आप देखेंगे कि उसके रेट में अंतर आ जाता है। तो जो सिंथेसिस आसानी से ईथर के साथ नहीं हो पा रही है तो हम सॉल्वेंट को चेंज करके भी उस सिंथेसिस को आगे ला सकते हैं। अब आप देखें कि जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है तो उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है एल्किल और दूसरा पार्ट है हैलाइड। मैग्नीशियम तो सच मेटल है, मैग्नीशियम तो वही है। एल्किल हैलाइड में हैलोजन है और एल्किल ग्रुप है। अब हैलोजन में क्या क्या है, तो आपने क्या पाया कि हैलोजन में जब हम आ रहे हैं तो हम आयोडाइड लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं, क्लोराइड लेते हैं। ध्यान रखें कभी भी हैलोजन की बात होती है तो उसमें फ्लोराइड को नहीं कंसिडर करते हैं, और उसका कारण कभी उसकी रिएक्टिविटी का ज्यादा होना है, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना है, कभी उसकी साइज का फैक्टर काम करने लग जाता है, तो रिएक्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो हैलोजन जब कहा जाता है तब हमेशा क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ही आते हैं। और यहाँ ये देखा गया कि आयोडाइड के साथ रिएक्टिविटी हायर है देन द ब्रोमाइड देन द क्लोराइड। दूसरा देखें तो देखते क्या है, एल्किल ग्रुप। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि एल्किल हो सकता है, एल्केनाइल हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक एल्किल सिस्टम हो सकता है, आपका एरिल सिस्टम हो सकता है, विनाइल सिस्टम हो सकता है, एलाइल सिस्टम हो सकता है। तो उसमें देखें अगर सिंपल एल्किल देखें तो हम क्या पाते हैं कि अगर हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप का एक सिस्टम लिया गया है। पहला है आपका मेथिल, दूसरा है एथिल और तीसरा है प्रोपिल। तो मेथिल के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा है देन एथिल देन द प्रोपिल। तो इसमें क्या आप देखते हैं कि अगर हम टर्शियरी सिस्टम यूज करते हैं तो टर्शियरी सिस्टम में एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करने लगती है और वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी टर्शियरी एल्किल हैलाइड को यूज करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कई बार आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और कई बार एक साइड रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसमें जो एल्किल ग्रुप है अगर वो अलग हो चुका है तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ करके हमको एल्केन दे देते हैं। तो आपके पास क्या क्या वेरिएशंस आए, सॉल्वेंट आप बदल सकते हैं, आप एल्किल ग्रुप बदल सकते हैं, आप हेलोजन बदल सकते हैं और इस हिसाब से हम सिंथेसिस कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन मेटल सरफेस पे हो रही है। मेटल सरफेस पे हो रही है तो एल्किल हैलाइड आकर के मेटल सरफेस पर अटैक करता है, रिएक्ट करता है और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर आपके सामने इस स्लाइड में आ भी रहा है दैट रिएक्शन commences with an electron transfer and decomposition of radical ion. Where is radical ion? This is the radical ion. और ये रेडिकल आयन फिर आपको एक रेडिकल दे रहा है और साथ ही साथ आयन दे रहा है। फिर और नेक्स्ट स्टेज में देखें तो ये रेडिकल आपका मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है और उसके बाद एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आपको मिल जा रहा है। So this is the explanation for the mechanism of the reaction of alkyl magnesium halide. The solubility of Grignard reagent in ether solvent plays a critical role in the formation of reagents. तो यहाँ पर आपको देखें तो आप क्या पाते हैं कि एज सच ऐसा नहीं है कि RMGX बन रहा है और वो आप आइसोलेट कर ले रहे हैं। RMGX जो बन रहा है वो हमेशा आपके ईथर के साथ बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईथर है वो भी मदद कर रहा है, या जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का स्ट्रक्चर है उसमें ईथर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। और हम पाते क्या है कि जो ईथर सॉल्वेंट है वो कोऑर्डिनेट करता है मैग्नीशियम के साथ और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए हमेशा इथेरियल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। अब अगला आपके पास आया कि अभी आपने देखा इसकी सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं।
फिर अगला देखा कि मैकेनिज्म क्या है, अब उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो आपके सामने, ये दो स्ट्रक्चर सामने है आपके। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर आपका मोनोमेरिक है और दूसरा डायमेरिक है। तो मोनोमेरिक और डायमेरिक दो स्ट्रक्चर सामने आते हैं। ग्रिग्नार्ड ने ही इसके स्ट्रक्चर के लिए देखा ये कि भाई ईथर में ही हम इसको आइसोलेट करते हैं, इथेरियल सॉल्यूशन ही हमें मिलता है। तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं दैट दिस इज द ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टर्म आपका सुना हुआ है, आप जानते हैं। यहाँ पर क्या है, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर, इस पर काफी काम हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहे हैं तो उसमें आप देखें कि अगर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है तो किस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, जो कि आपको 1 से दिखाया गया है। और अगर डायमेरिक स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के का जहां तक सवाल उठता है तो ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसमें ईथर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ और वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो स्ट्रक्चर ये है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इस स्लाइड में आप देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप ये पा रहे हैं कि क्या कारण है कि हम एसिडिक हाइड्रोजन का सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं, क्या कारण है कि हमें एनहाइड्रस कंडीशन चाहिए, क्या कारण है कि ड्राई ईथर यूज करना है, ड्राई सॉल्वेंट यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो रिएक्शन आपके सामने आ रही है वो है सिस्टम की, कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन सिस्टम में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल है, अल्कोहल सिस्टम है, या आपका जो सिस्टम है वाटर का ले लीजिए, अल्कोहल का ले लीजिए, या आप ले लीजिए फिनॉल्स हैं, थायोल्स हैं, एसिड्स हैं, अमाइड्स हैं, आपके अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, जिनके पास आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एसिडिक नेचर में है। तो जब हम यूज करते हैं उस केस में ये एसिडिक हाइड्रोजन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के एल्किल ग्रुप को लेकर के एल्केन के फॉर्म में निकल जाता है। दूसरी तरह से कहें तो क्या कहेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिकम्पोज कर देता है और इस वजह से हम एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अगर एनहाइड्रस कंडीशंस नहीं है तो वहां पर देखिए तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल decomposes the Grignard reagent। तो यहाँ पर भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक कर जा रहा है। तो इसको दिखाते हुए दो रिएक्शंस नीचे आपके सामने आ रही हैं। इनमें से जो पहली रिएक्शन है वो रिएक्शन का एक खास नाम है और इसको कहते हैं ज़ेरेबिटनॉफ डिटर्मिनेशन ऑफ एल्किल ग्रुप। तो इस सिस्टम में अगर आप देखें तो एसिडिक हाइड्रोजन जितनी है, जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्किल ग्रुप को एल्केन के फॉर्म में निकालती है। तो अगर हम एल्केन को डिटरमिन कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखें यहाँ पे, सो दिस मेथड इज वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ मीथेन इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ HA। HA सिंपली आपका एक सिस्टम जहां पर कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेथिल ग्रुप किस फॉर्म में निकल रहा है, मीथेन के फॉर्म में। यहाँ देखिए मीथेन के फॉर्म में। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि एक एल्किल ग्रुप सिस्टम में प्रेजेंट। दूसरी रिएक्शन जो है उसमें आप देखें तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एसिडिक हाइड्रोजन, देखिए ये भी सिस्टम जो है एसिडिक हाइड्रोजन का है। कौन सा कंपाउंड है, तो आंसर है एल्काइन। एल्काइन का नेचर कैसा होता है आप सब जानते हैं, एल्काइन का नेचर एसिडिक होता है। हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब हम एल्काइन के साथ यूज कर रहे हैं उस केस में एल्काइन R प्राइम के साथ निकल रहा है और आपको एल्केन दे रहा है और आपको एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जा रहा है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन है तो आपको एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है, तो एल्काइन मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस तरह से एसिडिक हाइड्रोजन जब हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आप कह सकते हैं कि जो रिएजेंट है वो एज सच यूज नहीं हो पाता है, वो डिकम्पोज कर जाता है। इस वजह से एसिडिक मीडियम, ड्राई कंडीशंस, हम ड्राई कंडीशंस चाहते हैं, एसिडिक मीडियम अवॉइड करते हैं। तो इसको ध्यान रखते हैं तभी हमारी जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से बन पाते हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ देखें
तो मैंने जैसा अभी बताया था कि ये है कार्बोनिल का सिस्टम। तो कार्बोनिल के सिस्टम में क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये है आपका कार्बोनिल सिस्टम। यहाँ पर ये आपका कार्बोनिल सिस्टम है। अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, कार्बन पे न जाएगा। वही हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखें आप। तो ये है कार्बोनिल सिस्टम। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आ रहा है, इसका आर पार्ट है न्यूक्लियोफाइल, और ये किस तरह से जाकर इस कार्बोनिल सिस्टम के कार्बन पे अटैक कर रहा है। एंड दिस इज द हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बन रहा है, और ये हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड आपके एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट दे रहा है वो है जिस तरह का आपका कंपाउंड होगा, जैसे कीटोन के केस में है तो टर्शरी अल्कोहल देता है, मैग्नीशियम हैलाइड देता है और वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो अगर कीटोन के केस की ओवरऑल रिएक्शन देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि कीटोन रिएक्ट कर रहा है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से, रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। ईथर के प्रेजेंस में कहने से अच्छा है कि हम कहें दैट इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट्स with ketone forms halomagnesium alkoxide, and this halomagnesium alkoxide finally produces tertiary alcohol. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, अभी तो आपने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बन गए, फॉर्मल्डिहाइड यूज किया गया, एल्डिहाइड यूज किया गया और कीटोन यूज किया गया। लेकिन कभी कभी हम क्या पाते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन या बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है। अब वो कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पर जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। तो हम देखते हैं कि अगर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का एल्किल ग्रुप लार्ज हो, ठीक है, ध्यान से सुने, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का एल्किल ग्रुप लार्ज हो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो बेसिक आपका कार्बोनिल सिस्टम है वो लार्ज हो, यानी कि एल्किल ग्रुप वहां भी बल्की हो और जो रिएक्टेंट है वो भी बल्की हो। तो उस केस में देखा जाता है कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पर हमें एल्कीन भी मिलता है और साथ ही साथ हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स भी मिलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स भी मिल रहे हैं और एल्कीन भी मिल रहा है। जैसे कि इस सिस्टम में अगर आप देखें तो कार्बन पे ब्रांचिंग की बात की गई है, तो आप उसको बल्कि नेचर से ही समझें तो बहुत आसान होगा कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिया गया कि अगर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और आयोडाइड डज नॉट रिएक्ट विद हेक्सामेथिल एसीटोन, हेक्सामेथिल एसीटोन, हेक्सामेथिल एसीटोन का आप मतलब समझ रहे होंगे कि 6 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हेक्सामेथिल एसीटोन। दूसरी तरफ देखें, इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट इफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंटेन्स लार्ज एल्किल ग्रुप, रिएक्शन में बी प्रिवेंटेड। ठीक, तो यानी अगर एल्किल ग्रुप आपका लार्ज हो रहा है उस केस में आसानी से रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से कार्बोनिल सिस्टम में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो लार्ज हो रहा है तो भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। सो इन दोनों केसेस में रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब एक एग्जांपल लिया गया है, आइसोप्रोपिल methyl ketone reacts with methyl magnesium iodide but not with tertiary butyl magnesium chloride. In other cases abnormal reaction may take place. उसका एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, देखें आप, when isopropyl magnesium bromide is added to diisopropyl ketone. So this is your diisopropyl ketone and this is your isopropyl magnesium ब्रोमाइड। अब इस केस में जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो आप देखें कि यहाँ जो ये ग्रुप जुड़ा है ये भी बल्की है और यहाँ जो ये ग्रुप जुड़ा है ये भी बल्की है। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि द प्रोडक्ट इज एल्कीन। अब किस तरह से बन रहा है, दिस abnormal reaction may be explained by the transfer of hydride ion from Grignard reagent by a यहाँ पे a cyclic नहीं है, by a cyclic transition state, by यहाँ पे एक स्पेस लीजिए, by a cyclic transition state
तो यहाँ पे देखें ये आपका आइसोप्रोपिल सिस्टम है और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने के साथ साथ ये आपके एल्कीन दे रहा है और एल्कीन के साथ ही साथ आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल का। तो अगर बल्कि सिस्टम है तो वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन भी देखा गया है और ये जो रिएक्शन हो रही है दिस इज थ्रू साइक्लिक intermediate or cyclic transition. So in this slide, the reaction is in between Grignard reagent and alpha beta unsaturated compound. So carbonyl group is present at alpha position with respect to unsaturated system. So in the first example, alpha beta unsaturated aldehydic system. Now here alkyl magnesium halide and hydrolysis, both the steps are considered. Then the addition is 1,2. Then the product which is formed is 1,2 addition product. And in the next reaction, it is alpha beta unsaturated ketone, or here the product is 1,2 as well as 1,4. And the 1,4 product is higher percentage or the major product. Now, if we consider in the first system, then the carbonyl, that means the oxygen is 1 and this is 2. So addition takes place across the carbonyl system. But in the next system, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So 1,2 addition as well as 1,4 addition both takes place in this system. That's why the product is 1,2 and 1,4 product. But it has been seen that if cuprous bromide is used, then the product is only 1,4. So in the next example, which is of cyclic alpha beta unsaturated ketone, in this system, addition is 1,4, cuprous bromide is used, reaction takes place with methyl magnesium halide. So alpha beta unsaturated carbonyl system reaction or addition takes place at 1,2 position as well as at 1,4 position. Here this is the 1,4 position, here this is the 1,4 position. So you have to think about the reaction across alpha beta unsaturated system. अगला जो नेचर है हमारे फंक्शनल ग्रुप का वो है इमीन का सिस्टम। तो ध्यान रखें अमीन जब कहा जाता है तो NH2 का सिस्टम है, सिंगल बॉन्ड NH2। और अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड हो जा रही है, डबल बॉन्ड NH और डबल बॉन्ड Na, देन इट इज इमीन सिस्टम। यहाँ पर देखिए तो ये आपका इमीन का सिस्टम है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आ रहा है और यहाँ पर देखें तो ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन पे, इमीन के कार्बन पे अटैक कर रहा है, इमीन के कार्बन पे अटैक कर रहा है। अटैक करने के साथ ही साथ जो आपको जो इंटरमीडिएट मिल रहा है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने, और जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद इमीन आपको देख क्या रहे हैं कि आपको इमीन जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद अमीन दे रहा है, इमीन हाइड्रोलिसिस के बाद अमीन दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक साइड की भी रिएक्शन दिखाई गई है कि ये देखें ये इमीन का सिस्टम है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है और यहाँ पर आपको अगर उस केस में क्या है कि डबल बॉन्ड का मूवमेंट दिखाया गया है और यहाँ देखें तो ये सिस्टम आपका जो है ये भी एक अमीन का सिस्टम है, बट दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। तो अमीन हमें यहाँ पे मिलता है, यानी इमीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीन, इमीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीन। नाइट्राइल्स के साथ देखें, नाइट्राइल कह सकते हैं आप, सियानाइड कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो ये जो कार्बन है इस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और Cr और MgX कहाँ जाएगा, NMgX। और हाइड्रोलिसिस होगी तो उस केस में क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस होने पर दो पोजीशन होगी। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने के साथ कीटोन मिलेगा और उसके साथ अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो आपको इमीन मिलेगा। यानी नाइट्राइल जो है वो इमीन में बदल रहा है और इमीन किस में बदल रहा है, अमीन में बदल रहा है। और अगर हाइड्रोलिसिस आप
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, उस केस में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है उसकी वजह से आपको कीटोन मिल जा रहा है। यानी सियानाइड का जो C ट्रिपल बॉन्ड N का सिस्टम है, वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहे हैं, और वहां पर आकर आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आप इमीन से अमीन बना ले रहे हैं, नाइट्राइल से इमीन बना ले रहे हैं, कीटोन बना ले रहे हैं। तो ये इमीन और नाइट्राइल्स के साथ इस स्लाइड में आपके सामने आ रहा है कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है, तो क्या करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप क्या देखते हैं कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट है, ऑक्सीजन जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ मैं नया नहीं बता रही हूँ। तो इसमें आप क्या पा रहे हैं कि ये जो कार्बन सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है, जिस पर आकर के और ये एल्किल ग्रुप के जुड़ने के साथ साथ जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा आप देखें तो अगर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जुड़ता है तब क्या होगा, तो अंतर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन की जगह पर क्या हो गया है, सल्फर। तो जब सल्फर आ गया है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है डाइथायोनिक एसिड, दो सल्फर है, डाइथायोनिक एसिड। तीसरा एग्जांपल आपके सामने सल्फर डाइऑक्साइड का आ रहा है। तो देखें तो जो बेसिक नेचर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो कार्बन डाइसल्फाइड है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सभी जगहों पर बेसिक नेचर सल्फर का, कार्बन का एक जैसा है, और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सल्फेनिक एसिड। तो ये तीनों रिएक्शंस अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड और आपके सल्फेनिक एसिड को हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सिंथेटिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो यहाँ पर देखिए तो आप क्या पा रहे हैं कि अगर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आकर के आपके इस एसिड डेरिवेटिव के साथ जुड़ रहा है तो इनिशियल स्टेज पे एडिशन रिएक्शन है, फाइनली और जो इंटरमीडिएट है उसके लिए यहाँ देखें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, और जो L लिखा हुआ है दैट इज द लीविंग ग्रुप। तो आपका जो मैग्नीशियम हैलाइड है वो लीविंग ग्रुप के साथ निकल रहा है। मैग्नीशियम हैलाइड जो है ये देखें, मैग्नीशियम हैलाइड और लीविंग ग्रुप निकल जा रहा है, तो ये निकल रहा है और इसके साथ ही साथ आपको कीटोन मिल जा रहा है। अब अगर आप कीटोन का स्ट्रक्चर और इसको मिलाएं तो आप क्या देख रहे हैं कि L की जगह पर आपका इंट्रोड्यूस क्या हुआ है, किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपने पाया एल्किल ग्रुप ने। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो फाइनली ये सब्स्टिट्यूट करके बन रहा है, और फर्दर हम इस कीटोन के साथ अगर आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि कीटोन आपके फिर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोलिसिस करके आपको टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से आपको कीटोन मिल रहा है। तो ये कीटोन है, तो कीटोन के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि फर्दर रिएक्शन होकर के आपको टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। तो अभी तो आपने जो देखा था वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज था और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम में लिया गया है। एग्जाम्पल जो लिया गया है वो ब्यूटिल मैग्नीशियम हैलाइड का लिया गया है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, वो है ब्यूटिल ग्रुप। और देखें एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल है आपके पास ऑर्गेनिक हैलाइड्स लिए गए हैं, 2 ब्रोमाइड का है, 1 क्लोराइड का है। तो पहला देखें बेंजिल ब्रोमाइड का सिस्टम है, तो बेंजिल ब्रोमाइड में अगर देखें तो हैलोजन रिप्लेस हो रहा है और ब्यूटिल ग्रुप आ रहा है। सभी जगह देखें तो हैलोजन को रिप्लेस करके ब्यूटिल ग्रुप जुड़ रहा है। सो कंपाउंड्स हैविंग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज लिविंग ग्रुप विद सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विद रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपके पास जो आप देख रहे हैं कि जो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यूज हो रहा है, और यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि अगर आप बेंजिल ब्रोमाइड में देखें तो क्या है, जो ब्रोमीन है वही तो आपका न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस कर रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं।
तो ऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ आप देख रहे हैं कि हैलोजन निकल करके वहां पर ब्यूटेन ग्रुप आकर के जुड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखें तो ये है आपका साइक्लिक कीटोन का साइक्लिक ईथर का सिस्टम। 3 मेंबर्ड रिंग का सिस्टम है, साइक्लिक ईथर है, इपॉक्साइड कहते हैं या ऑक्सीरेन कहते हैं। और अगर ये सिस्टम आपका कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है तो उस केस में आपका सिमेट्रिकल सिस्टम है। एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दोनों कार्बन में तो सिस्टम आपका सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है, और अगर एक जैसे हैं तो सिमेट्रिकल है, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। तो दो एग्जाम्पल लिए गए हैं और ये देखा गया है कि इफ द oxirane is unsymmetrical, then Grignard reagent attacks on less hindered carbon. Grignard reagents attacks on less hindered carbon. अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखें जो आपके सामने, तो लेस हिंडर्ड कौन सा कार्बन है, तो आपने देखा ये, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ आएगा, तो आंसर है कि ये जो R है तो ये आके किससे जुड़ रहा है, CH2 से। देखिए आपके प्रोडक्ट में भी आ रहा है और उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो और रिंग ओपनिंग रिएक्शन इपॉक्साइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिंग ओपनिंग होगी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ना। यहाँ देखें अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है, इफ डाई सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड inversion of the configuration occurs in the ring opening as expected from the substitution nucleophilic to the mechanism. अब जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहती हैं उसमें आप जानते हैं कि इन्वर्जन एक एसेंशियल कंडीशन है, आसानी से हमको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है उस केस में आपको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मिलेगी। तो जैसे यहाँ देखें दो फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन पे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं कि स्ट्रक्चर आपकी चेंज हो रही है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मिल रही है ओपन का सिस्टम। तो ये है आपके सिस्टम जो आप पा रहे हैं ऑक्सीडेन के। यहाँ पर कुछ मिसलेनियस रिएक्शन आपके सामने आ रही है, जिसमें पहली रिएक्शन है आयोडीन के साथ। तो आयोडीन के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड का सिस्टम है। तो आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बन रहा है और उसके साथ ही साथ एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन है और एल्किल मैग्नीशियम के साथ दो हैलोजन जुड़ रहे हैं और ये हैं आयोडीन और क्लोरीन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का सिस्टम देखें तो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन एज सच आकर के इंसर्ट हो रहा है कार्बन और मेटल के बीच में। तो आप कह सकते हैं पर ऑक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे CH3OOMgX, CH3OOMgX और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आपका MgOHX निकल जाएगा और आपको मिलेगा क्या, मिथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड, मिथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे आपको हाइड्रो पर ऑक्साइड मिल जाता है। आगे हम आते हैं तो ये देखते हैं कि जो पर ऑक्साइड है, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन peroxy derivative is formed, an addition product is formed, and this peroxy linked compound when treated with Grignard reagent it forms alcohol on acidic hydrolysis। यानी कि अगर ये फर्दर आपका रिएक्ट करता है, जैसे यहाँ देखें तो इसका मतलब क्या है कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको पेरोक्सी डेरिवेटिव मिला और फर्दर ये यानी सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है तो उस केस में जो इंटरमीडिएट मिलता है वो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे आपको अल्कोहल दे देता है। सल्फर के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपको थायोल मिल रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे आपको अल्कोहल मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं और सल्फर के साथ रिएक्शन पे आपको थायोल मिल। तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स ऑर्गेनोमैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिव ज्यादा है और सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस भी इनकी ज्यादा है। तो वो रिएक्टिव ज्यादा है और साइज जहां तक है वो लिथियम की मैग्नीशियम की तुलना में कम है। तो बहुत से ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड देता है और वहां पर ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट है वो ना बना करके एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स देते हैं।
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जहां तक सिंथेसिस का सवाल है, तो लिथियम मेटल एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रही है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट फेज में रिएक्शन हो रही है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट के फॉर्म में ईथर यूज कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस कंडीशनों पे। कंडीशन के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, ड्राई कंडीशन में रिएक्शन हो रही है और एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मेटल आपकी लिथियम है, जो वेरिएशन हो सकते हैं वो एल्किल ग्रुप में हो सकते हैं और हैलोजेंस में हो सकते हैं। हैलोजन क्या क्या होंगे, तो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है और आयोडाइड हो सकता है। एल्किल ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो सिंपल आपके एल्किल हो सकते हैं, एरिल हो सकते हैं, साइक्लो एल्किल हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हो सकते हैं, अलाइल सिस्टम हो सकता है। कहीं पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, लेकिन उस केस में हमें अलग अलग तरह की कंडीशन में रिएक्शन होगी, परसेंटेज जो प्रोडक्ट का बन रहा है वो भी वेरी करेगा। सॉल्वेंट के फॉर्म में हम ईथर यूज करेंगे, लेकिन इसके अलावा THF और पेंटेन भी यूज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ऑर्गेनिक हैलाइड और लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है और उसका कारण ये है कि ब्यूटिल लिथियम मोस्ट स्टेबल लिथियम कंपाउंड है, इजीली अवेलेबल है, तो ब्यूटिल लिथियम के साथ एक्सचेंज रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है, तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो है आपका एल्किल ग्रुप का। देखिए RBr और रिएक्शन किससे हो रही है, ब्यूटिल लिथियम से। ग्रुप कौन सा चेंज हो रहा है, तो अब ये आप देख क्या रहे हैं कि R आ गया लिथियम के साथ, तो एल्किल लिथियम और ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसका हमें ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन उन्हीं जगह पर आसानी से होगी जहां पर एल्किल ग्रुप आपकी आप देखेंगे कि वो ब्यूटिल के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे कार्बन आयन सिस्टम में, वहां पर ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो एक्सचेंज रिएक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि एल्किल लिथियम कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि इस हैलोजन का रिप्लेसमेंट आपके ब्यूटिल लिथियम के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो आपको लिथियम डेरिवेटिव मिल जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये रिएक्शन पिरिडीन के साथ दिखाई गई है। तो हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस को भी यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक हैलाइड न्यूक्लियस आपने यूज किया है, तो उस केस में आपको हेट्रोसाइक्लिक लिथियम कंपाउंड आसानी से मिल जाता है। तो सिस्टम आपका एरोमेटिक है, सिस्टम आपका हेट्रोसाइक्लिक है, सिस्टम आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो एक्सचेंज रिएक्शन करवा कर भी हम डिजायर्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को बना सकते हैं। यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि हाँ किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मोनोमेरिक यूनिट है, डाइमेरिक यूनिट है, पॉलीमेरिक यूनिट है। तो देखा ये गया कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में इसका स्ट्रक्चर आपका डाइमेरिक स्ट्रक्चर है या टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। तो ये डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि हम किस तरह का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो जैसे सॉल्वेंट आपका ईथर है तो उसमें देखा गया कि टेट्रामर यूनिट है, साइक्लोहेक्सेन है तो हेक्सामर यूनिट है, और दूसरा देखा गया कि आपका एल्कोक्सी इथेन का सिस्टम है तो उस केस में मोनोमेरिक यूनिट है। जैसे यहाँ लिखा है ना डाइमिथॉक्सी इथेन का सिस्टम है तो एल्किल हैलाइड है तो मोनोमेरिक यूनिट है। तो ये मोनोमेरिक, डाइमेरिक, पॉलीमेरिक एग्रीगेट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा हम सॉल्वेंट फेज में ही ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड को यूज करते हैं। रिएक्शंस देखें तो रिएक्शन आप देखेंगे कि चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं, इन सब के रिएक्शन काफी कुछ एक जैसे रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मोस्टली रिएक्शन एक जैसे हैं। तो सबसे पहला अंतर और बड़ा अंतर क्या है, और वो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट है वो आसानी से मिल जाते हैं। तो सिंथेसिस में हम आसानी से प्रोडक्ट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से पा सकते हैं।
दूसरा अगर आप देखें तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जिन रिएक्शन फेस की जाती थी, तो वहां पे हम स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं फेस करते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में जहां प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स में नहीं प्रेजेंट है। तो आप देखें तो रिएक्शंस किस में होनी है, एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों होनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि जैसे ये दिस इज एल्किल लिथियम, मेथिल लिथियम, क्या है नेचर, क्या है बेस, कैसा है, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक कंडीशन में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मीथेन, मेथिल है, H के साथ निकल गया, क्या बनाया इसने, मीथेन, इधर क्या निकल गया, लिथियम। ये है आपका वेरी वेरी पुअर वीक एसिड, ठीक है ना। और यहां पर आपने क्या देखा, ये जो बन रहा है दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन आपका जो कंपाउंड है वो ब्रेक कर गया है, इसलिए हम एसिडिक कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं। एनहाइड्रस कंडीशंस आर नेसेसरी। एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल में जिस तरह से आपने देखा था कि प्राइमरी कार्बोनिल फॉर्मल्डिहाइड का सिस्टम है, प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के केस में टर्शरी अल्कोहल। किन कंडीशंस में हम सिंपल जो इथेरियल सॉल्यूशन ले रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ना करके हम अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे जैसे टर्शरी अल्कोहल के केस में होता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि कई बार वहां पर हमें एल्कीन मिल जाता है, तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ना करवा करके रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वो रिएक्शन आसानी से होती है। लेकिन अगर हम देखें कि बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, जहां जैसे आपने एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स वहां देखे थे, एग्जाम्पल आपके सामने एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स का आया था, तो वो एबनॉर्मेलिटी यहाँ नहीं प्रेजेंट है, वो एबनॉर्मेलिटी यहाँ नहीं प्रेजेंट है, और स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इंपॉर्टेंट रोल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने आया, ये देखें डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन, अगर हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन और यहाँ पे हम टर्शरी ब्यूटिल लिथियम भी ले रहे हैं और उसके बाद भी हमको टर्शरी अल्कोहल मिल जा रहे हैं। इसका मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस की जो हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो रिएक्शंस, जो प्रोडक्ट्स हमको नहीं मिल पाते हैं मैग्नीशियम हैलाइड की जगह, तो वो उसकी जगह पर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नॉर्मल प्रोडक्ट मिलते हैं और उसका कारण है साइज, उसका कारण है रिएक्टिविटी। अगला देखें आप, तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में आपने ऑर्गेनोलिथियम में देखा कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज 1,2,1,4 प्रोडक्ट। कीटोन के केस में आप देख रहे थे कि 1,2 प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, 1,4 भी बन रहे हैं, 1,4 प्रोडक्ट डोमिनेट करते हैं। 1,4 प्रोडक्ट अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं तो हमको सारे 1,4 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज द 1,2 एडिशन। Alpha beta unsaturated carbonyl compound gives only 1,2 addition product, और आपको 1,4 एडिशन जहां मिल रहा है उन सब कंपाउंड में यहाँ पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहे हैं। नाइट्राइल के साथ की रिएक्शन आपको ध्यान होगी कि नाइट्राइल के साथ पहले स्टेज पे इमीन बनती है, हाइड्रोलिसिस हो गए के कीटोन बनता है। इस रिएक्शन को भी फर्दर आप आगे बढ़ाना चाहें यहाँ पर तो आप बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, CH3Mg Br और क्या करा लें, हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप फर्दर बढ़ा सकते हैं। हाउ यू कैन कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू टर्शियरी अल्कोहल, सो दिस कैन बी इजीली कन्वर्टेड कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद हमें प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आइसोनाइट्राइल के साथ, नाइट्राइल क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, आइसोनाइट्राइल क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक। Isonitriles undergo nucleophilic addition reaction with organolithium reagent to give, क्या बनेगा, this is lithoimines. The reaction takes place in the following way. तो देखें आप, एल्किल आइसोसियानाइट्राइल है, आइसोसियानाइड है,
कार्बन पे आके एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो RLI बना, ठीक है ना। और ये जो लिथियम का सिस्टम है वो फर्दर एसिल एनायन, ये क्या बन रहा है, दिस इज एसिल एनायन, और यहाँ पर फिर ये लिथियम माइग्रेट करके कार्बन पे आ जा रहा है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा है, ऑर्गेनो, ये क्या बन रहा है, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट सर, दिस इज लिथियोअमीन, दिस इज लिथियोइमीन, and this lithiomine are highly reactive with electrophiles to give imine derivative। और ये lithiomine ने फिर आपको इमीन डेरिवेटिव दे दिया। तो किस तरह से आप आइसोनाइट्राइल से इमीन बना ले रहे हैं, और ये जो इमीन डेरिवेटिव बना आपका तो वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, किस तरह से इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, वो अगर आप देखें तो आपके पास आ रही है कि एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन है या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ड्यूटनेटेड वाटर के साथ रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। जैसे अगर आप एल्किल आयोडाइड से करा रहे हैं तब उस केस में किस तरह से आपको कीटोन मिल जा रहा है, क्यों मिल जा रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रुप जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वो N डबल बॉन्ड C ब्रेक कर जा रहा है, और ब्रेक करने के बाद आपका पहले आ जाएगा एल्किल आयोडाइड बनता है और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो R भाई एल्किल आयोडाइड अगर आ रहा है तो एल्किल कहाँ ग्रुप आएगा, तो एल्किल ग्रुप है और आयोडीन है, आयोडीन आ जाएगा लिथियम के साथ, एल्किल ग्रुप आके यहाँ जुड़ेगा, बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करने के साथ साथ आपको कीटोन दे देता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद आपको आइसोनाइट्राइल से मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जैसा आपने वहां देखा था एल्किल ग्रुप अटैक कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको सल्फिनिक एसिड या थायो एसिड, सॉरी यहाँ पे डाई सल्फिनिक एसिड नहीं मिल रहा है, वेरी सॉरी, यहाँ पर जो एसिड मिल रहा है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ वो है आपका डाइथायोनिक एसिड या थायो एसिड आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको थायो एसिड यहाँ पर मिल रहे हैं।